गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको फिजिकल केमिस्ट्री का एक और चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स, इसका हम पहला पार्ट आपको समझाने जा रहे हैं। ज़रा ध्यान से सुनेंगे। देखो, इस चैप्टर में ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, इसका मतलब है इसके अंदर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले तो हमें पढ़ना है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फिर उसकी यूनिट क्या है, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो केमिकल रिएक्शन के रेट पर को अफेक्ट करते हैं, रेट लॉ क्या है, रिएक्शन का ऑर्डर किसे कहते हैं, और रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या चीज़ होती है। इसके साथ और भी बहुत कुछ है, लेकिन फ़िलहाल हम इतनी चीज़ पढ़ रहे हैं पार्ट 1 में। बाकी जो बच जाएंगी इस पार्ट में वो हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका जो इंट्रोडक्शन है उसमें है कि केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो केमिकल चेंज होते हैं, वही उन्हीं के रिजल्ट के कारण केमिकल रिएक्शन बनती है। 3 पैरामीटर होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के होने ना होने में सहायक होते हैं। पहला होता है फीजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन। हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखा है कि रिएक्शन कब होगी कब नहीं होगी, उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन है, रिएक्शन हो पॉसिबल है या नहीं है। तो ये हमें डिपेंड करता है थर्मोडायनेमिक्स पे, यह रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। इसके एक और चैप्टर हमने इक्विलिब्रियम भी हमने पढ़ रखा था, वो भी हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि रिएक्शन जो होती हैं, जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, वो फॉरवर्ड भी होती हैं और बैकवर्ड भी होती हैं। और इक्विलिब्रियम स्टेट में भी रिएक्शन होती रहती है, लेकिन उसमें दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है। तो रिएक्शन कहाँ तक होगी वो हम केमिकल इक्विलिब्रियम के थ्रू बता सकते हैं। और तीसरी चीज़ हमारे पास है स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन, ये हम काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि केमिकल काइनेटिक्स क्या हुई, केमिकल काइनेटिक्स हुई जो रिएक्शन की रेट और स्पीड को बताए, उसका तरीका बताए, मैकेनिज्म बताए, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं वो बताए। अब देखो, काइनेटिक्स हमें ये बताती है रिएक्शन कितनी तेज़ी से होगी, आगे कितनी तेज़ी से आगे चलेगी। थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताती है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। और रिएक्शन की स्पीड जो मेज़र करते हैं हम, वो उसके कंसंट्रेशन विद टाइम, कि कितना कंसंट्रेशन है हमारा और कितने टाइम में उतना कंसंट्रेशन हुआ है, इसको हम देखकर हम स्पीड बताएंगे। फिजिबिलिटी के लिए हम उसका फ्री एनर्जी चेंज यानी डेल्टा जी की वैल्यू को देखते हैं। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में आती है तो इसका मतलब है रिएक्शन फिजिबल है, यानी रिएक्शन पॉसिबल है। और रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पर हम 3 कैटेगरी में रिएक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है बहुत फास्ट रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो कुछ सेकंड में हो जाए, जैसे हम रिएक्टेंट को मिक्स करते हैं वैसी रिएक्शन में हो जाती हैं। तो इनको ऐसी रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन होती है। ये 10⁻⁻14 से 10⁻16 सेकेंड में हो जाती है, कंप्लीट हो जाती हैं। और ये रिएक्शन इसलिए इतनी तेज होती हैं क्योंकि इन रिएक्शन में आयंस इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी बॉन्ड नहीं होता जो टूटता है या नए बॉन्ड बनते हैं, ऐसा कोई काम नहीं होता, इसलिए ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है। और इन रिएक्शन का एग्जाम्पल है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड मिलाएंगे तो एकदम वाइट प्रिसिपिटेट आ जाएगा, तो ये वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड को मिलाएंगे तो भी हमारा बेरियम सल्फेट जो बनेगा वो एकदम फास्ट बनेगा, क्योंकि ये भी हमारी आयनिक रिएक्शन है और बहुत फास्ट होती है। ऐसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो एसिड और बेस के बीच में होती है वो भी हमारी वेरी फास्ट रिएक्शन में आती है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम भी हमारा वेरी फास्ट रिएक्शन में आता है, ठीक है ना। अब दूसरी तरह की रिएक्शन आती है वेरी स्लो रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत ही धीरे स्पीड से होती हैं। अब देखो, लोहे में जंग लग जाता है, लेकिन किस समय लगेगा, कितनी देर तक लगेगा, ये कोई नहीं कह सकता, ठीक है ना। तो ऐसी रिएक्शन में इसका टाइम मेजरमेंट बहुत मुश्किल होता है, तो ये बहुत स्लो रिएक्शन है। ऐसी और स्लो रिएक्शन आती है हमारे पास कि ज़मीन के अंदर कोयला बनना, रॉक्स की वेदरिंग, रॉक्स जो है छोटी हो जाती हैं, उसके मिट्टी बन जाती है रॉक्स की, ठीक है ना। तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ऐसे ही शुगर का फर्मेंटेशन होता है, ये भी एक हमारा वेरी स्लो में आता है, ठीक है।
तो ये रिएक्शन इनकी स्पीड भी निकालनी बहुत मुश्किल होती है। अब आती है एक मीडियम रिएक्शन यानी स्लो रिएक्शन। तो ये कुछ सेकंड या कुछ मिनट लेती हैं ये, तो इनकी स्पीड निकालनी पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन में आता है डीकलराइजेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। हम जब सोडियम ऑक्सलेट पोटेशियम परमैंगनेट में मिलाते हैं तो उसका रंग उड़ जाता है, तो इसलिए जो वो रिएक्शन को हम उसकी स्पीड निकाली जा सकती है, तो स्लो रिएक्शन में आती है। ऐसे ही अगर अल्कोहल में कार्बोक्सिलिक एसिड मिलाएंगे तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है हमारी, ये भी हमारी स्लो स्पीड रिएक्शन है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में तो ये भी हमारा एक स्लो रिएक्शन में आता है। पोटेशियम क्लोरेट का जो डिकम्पोजिशन होता है उसको हीट करने पर ये भी हमारा एक स्लो रिएक्शन में आता है। ठीक है, और ये रिएक्शन स्लो क्यों है? क्योंकि इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जो टूटते हैं और जिसकी वजह से रिएक्शन की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। अब देखो कोई रिएक्शन हुई, अब देखो यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ए है, इसमें दूसरा मॉलिक्यूल मिला है नहीं तो कोई रिएक्शन हुई नहीं, इसमें 0 सेकंड में रिएक्शन हो रही है। लेकिन जब हम दो मॉलिक्यूल मिलाते हैं, देखो ये 0.54 मोल मिला है और इसमें 46 मोल मिला है हमने, ठीक है ना, तो ये रिएक्शन हमारी 20 सेकंड में पूरी तरह मिल गए वो आपस में, ठीक है ना। इस रिएक्शन में इतना ये आने में 20 सेकंड लगे। लेकिन जब हम इसके ए के 30.3 मोल और बी के हम 0.7 मोल लें तो ये हमारा 40 सेकंड लगा। तो इन रिएक्शन में हम रेट निकाल सकते हैं कि इसमें कंसंट्रेट किस हिसाब से चेंज हुआ, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय मॉनिटरिंग द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ और कितने टाइम में चेंज हुआ, तो ये हम रेट ऑफ रिएक्शन के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और कंसंट्रेशन को लिखने के लिए हम ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे कैपिटल लेटर में वेरिएबल, वो हमारा कंसंट्रेशन को शो करेगा। अब देखो रिएक्शन रेट, अगर कोई एक रिएक्टेंट ए वो बी में कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसकी स्पीड कैसे मेजर करेंगे? तो पहला तरीका है द स्पीड एट विच रिएक्टेंट डिसअपियर। तो ए जो है वो डिसअपियर होकर बी में कन्वर्ट होएगा, तो इसका मतलब है ए का जो कंसंट्रेशन है वो कम होने लगेगा और बी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने लगेगा। तो जितना ए डिसअपियर होगा, वो जिस रेट पे ए डिसअपियर हुआ वो हमारा ए का रेट है, और जितने बी अपेयर हो रहा है वो हमारा बी का रेट है, ठीक है। लेकिन कुछ रिएक्शन हमारे रिवर्सिबल होती हैं, तो वो एक स्टेज पर आने के बाद बैकवर्ड रिएक्शन उनमें हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है पहले तो हम इसको ही मान लेते थे कि रिएक्टेंट का रेट या प्रोडक्ट का रेट ही हम मान लेते थे, लेकिन अब जो है हम एक जनरल वे में रेट निकालते हैं, और वो क्या होता है, हम उसका निकालते हैं इन जनरल वे मेजरिंग रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। कितना कंसंट्रेशन एक यूनिट टाइम में कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ वो हमारा रेट होगा। इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो एक बहुत छोटे सेकंड के लिए अगर हम कोई रेट निकालते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस रेट होता है। जो इनमें जो यूनिट होती है वो मोलैरिटी पर सेकंड, मोलैरिटी यानी मोल पर लीटर पर सेकंड, इसकी हमारे पास यूनिट आती है। अब रेट ऑफ रिएक्शन जैसे हमें जो भी समझ में आया उसके हिसाब से देखते हैं। द रेट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज होता है या कितना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज होता है, वो हमारा रेट है रिएक्शन का, और इसकी यूनिट हमारी मोल पर लीटर पर सेकंड होती है। किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन is defined as the change in concentration of reactant into product with respect to time. Rate can be determined in two ways. अब रेट को निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है क्वालिटेटिवली। क्वालिटेटिवली जो होता है हम ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर रेट निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो कैसे, यहाँ पर हमने आयरन में HCl मिलाया। जब HCl जैसे ही हम आयरन में डालेंगे, तुम्हें पता है
ये एसिड है और ये हमारा एक मेटल है, तो मेटल जो आयरन है वो डिसॉल्व होने लगेगा एसिड में, ठीक है ना। तो जितनी तेजी से डिसॉल्व होगा उतने ही बुलबुले उठेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें हमने देखा कि बुलबुले कम उठ रहे हैं इस रिएक्शन में, लेकिन जब जैसे मैग्नीशियम डालते हैं तो मैग्नीशियम के देखो बुलबुले कितने तेजी से उठे, कितने ज़्यादा उठे। तो हम इसको देखकर बता सकते हैं इसमें बुलबुले कम उठे, इसमें बुलबुले ज़्यादा उठे। तो ये स्लो रिएक्शन हो गई और ये फास्ट रिएक्शन हो गई। तो इसमें सिर्फ देखना ही देखना है कि बबल की स्पीड क्या है, उसके हिसाब से हम बता देंगे कि रिएक्शन कौन सी स्लो है कौन सी फास्ट है, या किस में धुआं निकला ज़्यादा, किस में प्रेसिपिटेट तेजी से निकला, तो हम उसको देख कर ही बता सकते हैं। तो वो आता है हमारा क्वालिटेटिवली। लेकिन हमें क्वांटिटेटिवली मेज़र करना है, तो हम उसको हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास के रूप में, रेट के रूप में डिफाइन करेंगे। देखो अगर हम रिएक्टेंट के में डिफाइन करते हैं रेट, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिफाइन है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि रिएक्टेंट जो होते हैं वो ख़त्म होने लगते हैं और प्रोडक्ट में चेंज होने लगते हैं, इसलिए रिएक्टेंट जो है वो गायब हो रहा है, इसलिए वहाँ पर रेट में उसमें माइनस आ जाएगा। उसका कंसंट्रेशन कितना था और कितना रह गया, तो चेंज इन कंसंट्रेशन और कितने समय में, तो इससे हम उसका रेट निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर प्रोडक्ट का रेट निकालना है, तो क्योंकि प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, पहले कुछ भी नहीं था, फिर धीरे धीरे करके प्रोडक्ट बनने लगा, ठीक है ना। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर टाइम, लेकिन इसमें प्लस का साइन रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है, ये अपीयर हो रहा है। अगर रेट रिएक्शन पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट है और नेगेटिव है तो रिएक्टेंट होगा, ठीक है ना। अब देखो अगर हम कोई रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो उसके आगे कुछ हम ए और बी करके कुछ लगा देते हैं हम उनका बैलेंस करने के लिए, ये मॉलिक्यूलैरिटी के मॉलिक्यूल्स कहते हैं इसको, ठीक है। तो अगर इसका रेट निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा। जैसे कि ये प्रोडक्ट है हमारा बी, तो ये 1/b, और यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम, क्योंकि ये प्रोडक्ट है इसलिए प्लस है, और अगर ये हमारा रिएक्टेंट है इसके केस में हमने माइनस लगाया 1/a, और यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट माइनस में होगा, प्रोडक्ट हमारा प्लस में होगा, और ये जो हमारा जो कॉफिशिएंट है वो हमारा अपॉन में आ जाएगा। इट गोज ऑन डिक्रीजिंग एज रिएक्शन प्रोग्रेस ड्यू टू डिक्रीज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो अब रिएक्शन की स्टोकियोमेट्री में अगर हम देखें तो एक जनरल रिएक्शन अगर हम देखें ए, बी, सी और डी, तो अगर इसका हमें रेट निकालना है तो देखो क्या हो जाएगा, ये रिएक्टेंट वाला अपॉन में ए और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम, ठीक है ना। ये तो माइनस वाले रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है और प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज कर रहा है, इसलिए उस पर प्लस का साइन आएगा और सब में इक्वल टू आएगा। ये इससे हम किसी भी तरह से रेट निकाल सकते हैं। चलो हम एक और रिएक्शन को देखते हैं। ये रिएक्शन है हमारी N2O5 4NO2 प्लस O2, ठीक है। तो अब अगर इसमें देखेंगे तो एक मोल ऑक्सीजन के अपीयर होने के लिए 4 मोल जो हैं हमारे नाइट्रोजन के निकले, तब एक मोल हमारा अपीयर हुआ, ठीक है ना। और दुगना N2O5 डिसअपियर होगा तब एक मोल हमारा ऑक्सीजन का अपीयर होगा। तो हम ये इस तरह भी इस रिएक्शन को देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका जो रेट हमने लगाया है वो तुम्हें पता ही है हमने किस तरह लगाया है। ये 1/2 1/4 ये हमें उसके बैलेंस इक्वेशन से हमने जो भी कोफिशिएंट्स हैं उनको हमें डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो ये इनको स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है उनको डिवाइड करना है हमें इनके रेट में, ठीक है। चलो हम इसका 2 क्वेश्चन है, हम इसको करके देखते हैं। क्वेश्चन हमारा इस तरह आता है, फाइंड आउट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का रेट बताना है। अगर इफ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज दिस, तो सबसे पहले तो देखो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को तुम्हें बनाना पड़ेगा, अपने आप याद करनी पड़ेगी इक्वेशन, ठीक है। और इसके बाद रेट लॉ हम लगा देंगे इसमें, देखो d/dt N2, और ये हमारा स्टोकियोमेट्री 1/3 कर दिया हमने, d/dt H2, ठीक है ना, और 1/2 d/dt NH3। हमारा जो रिएक्टेंट के केस में वो माइनस माइनस है और ये प्रोडक्ट के केस में प्लस है, ठीक है। अब देखो हमें इसमें अगर हम देखो हमें अमोनिया ये रहा, ये दे रखा है,
और हमें निकालना है H2 निकालना है, तो नाइट्रोजन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो नाइट्रोजन वाले को हम अलग कर देंगे, हम इतना ही लेंगे। ठीक है, तो हमने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ही लिया, अमोनिया ही लिया, नाइट्रोजन को गायब कर दिया। ठीक है ना। अब देखो इसमें हमारे पास हमें क्योंकि अमोनिया निकालना है इसलिए अमोनिया को शुरू में ले लिया और इसको हमने बाद में ले लिया। ठीक है, अब हाइड्रोजन का रेट दे रखा था तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन हमने लिख दिया वहाँ पर, और बाकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमारे थे ही, उनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो इसका रेट निकाल दिया हमने, ये रहा। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 निकालना है, कंसंट्रेशन जो N2O5 का डिकम्पोजिशन हमें निकालना है, और इस N2O5 का कंसंट्रेशन 6 × 10⁻² मोल से 4 × 10⁻² मोल हो रहा है 4 सेकेंड में, और हमें NO2 का फॉर्मेशन निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन हमारी ये है, और इक्वेशन को जब N2O5 2NO2 + ½ O2, अब हाफ के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो हमारी फाइनल इक्वेशन ये आ गई। ठीक है ना, रेट लिख लिया हमने। ठीक है ना, ये हमें रेट है, तुम्हें पता चली गया होगा रेट लॉ क्या है हमारे पास। अब दूसरी बात है, हमें चेंज इन कंसंट्रेशन N2O5 का दे रखा है, तो पहले हमने इसके कंसंट्रेशन को चेंज देख लिया। ठीक है ना, हमें फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, तो हमारा कंसंट्रेशन कितना आ गया 2 × 10⁻² मोल पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये, ठीक है, और टाइम हमारा आ गया 4 सेकेंड, ये हमारा माइनस का आएगा। ठीक है, 2। ठीक है ना, तो अब इसको हमने, ये हमारा आ गया, इसको चेंज इन कंसंट्रेशन हमने लगाया तो हमारा ये आ गया, हमारा इसका N2O5 का हमारा ये आ गया। ठीक है, माइनस मैंने वहाँ नहीं लगाया था, यहाँ लगा लिया। ठीक है, अब इसके बाद उसी रेट इक्वेशन में हमने फिट कर दिया इसको N2O5 का, और यहाँ पर हमने d/dt N2O5 निकाला है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन का चेंज अपॉन 4 सेकेंड हमारा था, तो 4 सेकेंड निकाल के इसका रेट निकाल दिया हमने। ठीक है ना, N2O5 का। अब रेट को हमने रेट लॉ में रख दिया और फिर हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी, तो हमारा आंसर आ गया 1 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह हमें ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, करके देखोगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, फॉर ए रिएक्शन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, देखो किसी इंटरवल और किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब देखो ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है हमारा, तो ए कंसंट्रेटेड रिएक्टेंट ए एट टाइम T1 इज x1, T1 टाइम में x1 था, T2 टाइम में उसका x2 हो गया, तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगा x2 - x1, और टाइम में चेंज कितना होगा T2 - T1, तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, और ये अगर रिएक्टेंट के लिए है तो नेगेटिव होगा, प्रोडक्ट के लिए है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये तुम्हें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पता चल गया होगा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मतलब हमारा किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे अगर हमें निकालना है, तो बहुत छोटे टाइम में इंटरवल के लिए अगर हम ये निकालेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है ना, तो ये हम उसका ग्राफ बना कर निकाल सकते हैं, अगर उसका कंसंट्रेशन हर सेकंड उसका कंसंट्रेशन चेक करेंगे और उसके बीच में ग्राफ बनाएंगे, और उस ग्राफ पे जो टेंजेंशियल वैल्यू होती है, टेंजेंशियल टाइम होता है, उससे उसके स्लोप से हम इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते हैं, और इसका फार्मूला d/dt ऑफ x, इस तरह हम इसको शो करते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में इसको शो करेंगे। ठीक है ना, इस तरह का हमारा ग्राफ बनेगा, और इस तरह हम एवरेज और डिफरेंशियल रेट हम स्लोप के रूप में शो करेंगे। स्लोप में तो हमारा ये आएगा ट्रायंगल, और वैसे हमारा पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट हो गया। ठीक है, अब देखो कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला तो हमारा हो गया रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, जितना ज़्यादा रिएक्टेंट होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है ना, दूसरा आता है टेम्परेचर, तीसरा आता है अगर हमने रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल दी तो स्पीड बढ़ जाती है रिएक्शन की, तो
एक्शन ऑफ कैटलिस्ट भी हमारा एक काम हो गया, ठीक है ना। चौथा हमारा हो गया सरफेस एरिया। कैटलिस्ट अगर पिसा हुआ डाला तुमने, एक तो कैटलिस्ट का साइज बड़ा होता है, एक कैटलिस्ट पिसा हुआ डाला, तो पिसा हुआ कैटलिस्ट ज़्यादा तेजी से मतलब रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है, और मोटा कैटलिस्ट जो है वो इतनी स्पीड नहीं बढ़ाता। एक लास्ट पॉइंट है प्रेशर। गैसेस रिएक्टेंट के केस में प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन में। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब देखो पहला एग्जांपल Zn प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2 है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज डबल, अगर हम HCl को डबल कर देंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ HCl डिक्रीजेज, द रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है ना। यानी कंसंट्रेशन अगर HCl का हम डबल करेंगे तो रेट भी हमारा डबल हो जाएगा, और कंसंट्रेशन अगर HCl का कम करेंगे तो रेट भी हमारा कम हो जाएगा। इसके केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हम डबल करते हैं तो रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा। लेकिन अगर NO को अगर हम डबल करते हैं तो यहाँ पर ये भी डबल होगा, यानी ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस केस में रेट डबल करने से जो ऑक्सीजन को डबल करने से रेट डबल हो रहा है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड को डबल करने से रेट 4 टाइम्स हो जाता है, इंक्रीज करता है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा रेट को फर्क डालता है। नेक्स्ट हमारा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट अगर पार्टिकल का साइज जो है बहुत पतला है, छोटा है, तो रिएक्शन फास्ट होएगी, और अगर पार्टिकल्स मोटे हैं तो रिएक्शन स्लो होएगी। रिएक्शन इज फास्ट इफ अकर इन लिक्विड फेज। अगर लिक्विड फेज में रिएक्शन हो रही है तो तेज होएगी, अगर सॉलिड फेज में हो रही है तो थोड़ी धीरे होएगी। इसी तरह टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेट भी इंक्रीज होता है, टेम्परेचर के कम होने से रेट भी कम हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग पार्टिकल। टेम्परेचर के कारण क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है उनका जो कॉलिजन रेट है, वो टकराने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रिएक्शन बहुत तेज़ी से होती है। इसी तरह कैटलिस्ट आता है, इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑल्सो रिकवर आफ्टर द एंड ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन का रेट तो इंक्रीज करते हैं, लेकिन बाद में भी ये उतनी ही मात्रा में बचे रह जाते हैं। सम कैटलिस्ट यूज टू डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जिनके कारण रेट कम भी हो जाता है। अब देखो रेट कांस्टेंट हम निकालते हैं। एक रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट बी बना, शुरू में उसका कंसंट्रेशन ए था, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बना था, लेकिन इसमें से एक्स मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रोडक्ट बना देते हैं, तो वो एक्स मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट के रूप में एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम इस पर रेट लॉ लगाएंगे, तो रेट हमारा जो होगा, अगर हमने इस पर लगाया रिएक्टेंट पर, तो डी बाई डी टी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ए माइनस एक्स कंसंट्रेशन पर, ठीक है ना। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो इसमें हमने के लगा दिया। के जो हमारा होता है रेट कांस्टेंट हमारा है, ठीक है ना। अगर चेंज इन कंसंट्रेशन हमारा वो हमारा 1 है, तो हमारा जो रेट है वो हमारा के इक्विवेलेंट आ जाएगा। फॉर ए यूनिट कंसंट्रेशन रेट कांस्टेंट इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर कंसंट्रेशन यूनिट है तो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हमारा रेट कांस्टेंट आ जाएगा। ये के हमारा रेट कांस्टेंट है। अब रेट कांस्टेंट जो होता है ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, पहली बात। इट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट भी हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। इंक्रीजेज टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, के वैल्यू ऑफ के इज डबल। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने पर के की वैल्यू डबल हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके हम एक क्वेश्चन भी करेंगे बाद में, ठीक है ना। अब आता है रेट लॉ और रेट इक्वेशन। एक जनरल इक्वेशन हम निकालते हैं, ए और बी 2 रिएक्टेंट है, इससे सी और डी हमारा प्रोडक्ट बना, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो टाइम टी पर जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन हमारा आ जाएगा ए का कंसंट्रेशन और बी के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमारा यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन हटा के हम के
कांस्टेंट लगा देंगे इसमें, ठीक है ना, कि हमारा रेट कांस्टेंट है। तो ये हमारा जो ये इक्वेशन है हमारी, इसको रेट लॉ कहते हैं, ठीक है ना। दिस रिलेशन इज कॉल्ड रेट लॉ। इट रिलेट द रेट ऑफ रिएक्शन विद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारी रिएक्टेंट वाला रेट लॉ है हमारा, ठीक है ना। अब आता है लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद एक्सपोनेंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का जो मोलर कंसंट्रेशन और उनके एक्सपोनेंट उसकी पावर लगा के बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम जो देखेंगे वो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है। अब देखो, एक रिएक्शन है ए बी, इससे प्रोडक्ट बना, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा हमने पहले बता दिया था कि कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन बी हो गया, ठीक है ना। तो ये इनका मोलर कंसंट्रेशन है, तो ये तो हमारा रेट आ गया था। लेकिन अगर इनके साथ साथ एक कॉफिशिएंट भी जुड़ा हुआ है, यानी ए बी बी इस तरह जुड़ा हुआ है, तो ये कॉफिशिएंट इनकी पावर में चले जाएगा, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन में इसमें पावर में चले जाएगा, ठीक है। तो अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, अगर रिएक्शन दोनों तरफ प्रोसीड कर रही है, फॉरवर्ड भी है बैकवर्ड भी, तो उसकी एक इक्विलिब्रियम स्टेट आती है। तो इस समय फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के रेट से लगेगा और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जो है प्रोडक्ट के रेट से लगेगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हमने निकाला के एफ, कंसंट्रेशन ए कंसंट्रेशन बी, ऐसी बैकवर्ड रिएक्शन का रेट के बी जो हमारा कंसंट्रेशन सी और कंसंट्रेशन डी के हिसाब से निकलेगा। और इक्विलिब्रियम के केस में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगी, तो हमारा ये भी बराबर हो जाएगा। तो के एफ अपॉन के बी, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, के एफ अपॉन के बी हमारा क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन सी डी ए बी, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आ जाएगा हमारा। और इन दोनों को के एफ अपॉन के बी, इसको हम के सी से रिप्लेस कर देंगे, जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है। ये इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो अगर हम किसी एक रिएक्शन, हमारी कोई रिएक्शन ये है, तो उसमें के सी की वैल्यू के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला ही लगेगा यहाँ पर, क्योंकि पावर उसके ऊपर आ जाती है, ठीक है ना। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट लॉ ऑफ केमिकल कांस्टेंट। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये पूछा भी जाता है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस इन्वॉल्व इन ए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ ए रिएक्शन। इट कैन नेवर बी जीरो, इट इज ऑलवेज ए होल नंबर। जब कोई रिएक्शन होती है तो कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो बताएगा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की। ये कभी भी ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि कम से कम एक मॉलिक्यूल तो रिएक्ट करेगा ही, ठीक है ना। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ज़ीरो मॉलिक्यूल रिएक्ट करें, तो ज़ीरो मॉलिक्यूल रिएक्ट करें तो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो इसका मतलब ये बात याद रखने वाली है कि ये कभी ज़ीरो नहीं होता, इसमें हमें हमेशा होल नंबर आता है, ठीक है ना। मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी इज 3, कम से कम एक ही टाइम पर मैक्सिमम कॉलिजन 3 हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी हमारी 3 हो सकती है। अब देखो ये रिएक्शन है हमारी, ठीक है ना। तो यहाँ पर H2O2 ने H2O और हाफ O2 बनाया, ऐसे H2 और I2 हमारा 2HI बनाया, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन होती है वो एक से ज़्यादा स्टेप में होती है, ठीक है। तो उसमें जो सबसे छोटा स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है, वही हमारा रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करेगा। जो हमारी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होती हैं, वो हमारी यूनिमोलिकुलर होती हैं, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, जैसे कि ये हो गई। बाई मॉलिकुलर होती हैं, जैसे एक ये और एक ये हमारा सुक्रोज और पानी, ठीक है ना। तो ये हमारी बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है। ऐसे ही हमारी ट्राई मॉलिकुलर, देखो NO के 2 मॉलिक्यूल और O2 का 1 मॉलिक्यूल, दोनों मिला के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएंगे, तो ये हमारा ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन है। अब एक और आता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर, अगर रिएक्शन का ऑर्डर 0 है, ए रिएक्शन इज 0 ऑर्डर इन ए रिएक्टेंट इफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोड्यूस नो इफेक्ट। अगर हम किसी रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट डालते हैं तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसी रिएक्शन हमारी 0 ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। दूसरी होती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें अगर
रिएक्शन को कोई भी रिएक्टेंट डालेंगे तो उससे रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा। रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इफ डबलिंग द कंसंट्रेशन कॉजेज द रेट टू बी डबल। कोई भी अगर रिएक्टेंट को डबल करते हैं तो रेट भी डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और दूसरी होती है हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कि अगर रेट मतलब कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो जो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्वाड्रपल हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में अगर कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो 2⁻³ यानी 8 टाइम्स रेट बढ़ जाएगा। तो ये बहुत रेयर रिएक्शन होती है, ठीक है ना, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो हमारे पास 0 है, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, हमने वो तो समझ लिया कि क्या होता है थोड़ा बहुत, लेकिन अब इसकी डेफिनेशन देखो। इट इज डिटरमाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हुज कंसंट्रेशन अल्टर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। दूसरा देखो इसकी डेफिनेशन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल whose concentration determines the rate of reaction is called order of reaction। ये अच्छी डेफिनेशन है। देखो कि उस मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन जो कि रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन कर रहा है वो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। यानी जिस मॉलिक्यूल को डालने से रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ रहा है या डबल हो रहा है या कम हो रहा है, तो वो उसका जो नंबर है वो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। और इसका एक और डेफिनेशन है, इट इज सम ऑफ द पावर्स टू विच कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन में जो जितनी पावर हम किसी रिएक्टेंट की लगाते हैं उनको सम कर देंगे तो भी हमारा रेट डिटरमाइन होता है। देखो जैसे कि इट मे बी ए होल नंबर, जीरो और इवन फ्रैक्शन वैल्यू। रेट जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकती है और होल नंबर भी हो सकता है, ठीक है ना। ऑर्डर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। पूरी रिएक्शन पूरी होने के बाद ही हम उसका ऑर्डर बता पाते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास देखो ये सिंपल इक्वेशन है, इसका रेट तो तुमने पता कर लिया था, ये होता है। इसमें जो पावर हमने n और m लगाई थी ना, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। लेकिन ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में होगा, जो स्लोएस्ट स्टेप में होगा, तब हम इस फॉर्मूले से ऑर्डर निकालेंगे। सो वी कैन से दैट इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल विच डिटरमाइंस द रेट लॉ। रेट लॉ में जो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। अगर इनको प्लस करने पर 1, 2 या 3 आता है, अगर इनको m और n को प्लस करने पर 1 आता है तो फर्स्ट ऑर्डर, इनको 1 + 1 करेंगे 2 आएगा तो सेकंड ऑर्डर, और अगर ऐसे 3 आता है तो थर्ड ऑर्डर आएगी, ठीक है ना। इफ द रिएक्शन